हाय, मैं हूं चिन्मय और आपका जागरण स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक क्रांतिकारी चिकित्सा टेक्निक के बारे में, रोबोटिक सर्जरी के बारे में, जिसने सर्जरी के क्षेत्र में बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज को खोल दिया है। और आज हम बात करेंगे जनरल सर्जरी के बारे में और यूरोलॉजी सर्जरी के बारे में। और इन दोनों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ में दो ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी में बहुत सारा योगदान दिया है। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर अमित बंसल का, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं। रोबोटिक सर्जरी में उनका बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है। और आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर हेमंत कुमार कसरागोड़, जो कि जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में भी उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। वेलकम डॉक्टर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग हियर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों जो हैं थोड़े अलग अलग लिबास में हैं, तो इसके पीछे ये क्या राज है? दिस इज़ लाइक आवर सेकेंड स्किन। हम जिस मोमेंट हॉस्पिटल में आते हैं और जिस मोमेंट हॉस्पिटल से निकलते हैं, इसी में रहते हैं। दिस इज़ आवर ओटी ड्रेस, दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट, दिस हाउ वी लीव। इसलिए हमने यही पहन के आज यहाँ पे आए हैं कि ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली हाउ वी आर देयर इन व्हाट इज़ आवर एक्चुअल सिचुएशन इन द हॉस्पिटल। आप ओटी छोड़ के तो नहीं आए ना? नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। फॉर अस पेशेंट्स कम फर्स्ट, सो वो सब हम देख के ही यहाँ आए हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी वेयर इन द ओटी। हमारा कैप है, एक मास्क रहता है, वो हमने अभी नहीं पहना क्योंकि आपको फिर चेहरा ही नहीं दिखाई देगा। सो दैट इज़ ओनली थिंग दैट इज़ मिसिंग, अदरवाइज दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट द एंटायर डे। डॉक्टर अमित, आप? कंफर्टेबल बहुत है ये ना, कुर्ता पजामा ही है बेसिकली। आप ही कह सकते हो कि आप व्हेन यू वॉक आउट फ्रॉम योर होम, तो हॉस्पिटल के चेंजिंग रूम में वी लीव आवर होम ओवर देयर। अच्छा, ठीक है, वंस वी स्विच इनटू दिस ड्रेस वी आर डॉक्टर्स। फील आती है थोड़ा सा, आप कह लो, अगर सादे कपड़ों में। और दूसरा जो है, ये कपड़े कंफर्टेबल बहुत है। अगर पूरा दिन आपको भाग के काम करना है, पेशेंट देखने, ऑपरेट करना है, यू नीड अ कंफर्टेबल अटायर। मैं चिन्मय की तरह जीन्स पहन के मैं पूरा दिन रन अराउंड नहीं कर सकता, ऑपरेट नहीं कर सकता, बिकॉज थोड़ा सा जो है वो एक कहीं ना कहीं मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, तो दीज थिंग्स हेल्प्स। और प्रैक्टिकली जो हमारी लाइफ होती है, वी आर एक्चुअली लिविंग इन दी हॉस्पिटल एंड वी आर गोइंग होम टू स्लीप। सो ये हमारे लिए होमली अटायर है। नहीं, बिल्कुल वाइब आ रही है, फील आ रही है कि आप हमारे साथ में हैं। और इसी फील और वाइब के साथ में आइए हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर अमित आपसे कि हम रोबोट्स का इस्तेमाल यूरोलॉजी सर्जरी में क्यों करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं? देखो, एक टाइम था जहाँ पे कि ना ओपन सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करती थी। फ्रैंकली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं थी, और कोई भी पेट के अंदर सर्जरी करनी है तो सर्जन को अपने हाथ डालने पड़ेंगे और बहुत बड़ा चीरा देना पड़ेगा। ठीक है, यही रीज़न है कि एक बड़ा चीरा लगता है। उस टाइम पे डिक्टम चलती थी, जितना बड़ा सर्जन उतना बड़ा चीरा। उसके बाद धीरे धीरे लेप्रोस्कोपी आ गई, लेकिन लेप्रोस्कोपी में उतनी फिनेस नहीं है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी से आप जो है छोटे छोटे होल्स करके आप ऑपरेशन तो कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से मेरे हाथों की मूवमेंट फ्लूइड है, या अगर मेरे हाथों में पेंट वाली मूवमेंट आ सकती है, लेप्रोस्कोपी में वो नहीं मिलती। इन दोनों ही बेनिफिट्स को कंबाइन करता है कहीं ना कहीं रोबोट। यूरोलॉजी की अगर बात करें तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ओपन सर्जरी करने में जो है रिकवरी कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा लंबी हो जाती है। इन्हीं दोनों फ़ायदों को कंबाइन करके रोबोटिक सर्जरी एक नई टेक्नोलॉजी है। सन 2000 में FDA अप्रूवल आया था। इंडिया में ये करीब सन 2007 से है। यूरोलॉजिकल पेशेंट्स जिनको मेनली प्रोस्टेट कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, या जिनको ब्लैडर कैंसर्स हैं, या जिनको किडनी कैंसर्स है, और उसमें भी स्पेशली वो पेशेंट्स जिनमें कि हम लोग सिर्फ ट्यूमर निकाल सकते हैं और किडनी को बचा सकते हैं। क्योंकि पहले होता था कि किडनी निकाल दो पूरी, लेकिन आजकल रोबोट की मदद से हम लोग सिर्फ ट्यूमर निकाल लेते हैं और किडनी बचा सकते हैं। तो मेनली जहाँ तक कैंसर्स की बात होती है, या फिर अगर पेट के अंदर कोई यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है जिनको लेके बच्चा जन्मा है, तो ऐसे केसेस में जो है ओपन और लेप्रोस्कोपी दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन करती है रोबोटिक सर्जरी, और यहाँ पे मेनली रोबोटिक सर्जरी का रोल है। और यही चीज़ अगर मैं डॉक्टर हेमंत आपसे पूछूं, रोबोटिक जो हम लोग सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ है नहीं। इट हैज़ बीन इवोल्यूशन। सर्जरी की जैसे इवोल्यूशन होती है, जैसे कोई नई जनरेशन्स या नई जो टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ आती है, उसके साथ ये इवोल्यूशन हुआ है। 1990 के बाद ये काफ़ी रैम्पेंट हुआ है। एंड इसका एडवांटेज हमेशा ये रहा है कि सर्जन को कंसोल में बैठ के एक सर्जरी करने का एक अनुभव होता है। जैसे हम हिंदू गॉडेस दुर्गा की बात करें, जिसके पास बहुत सारे हाथ हैं,
अगर आप कंपेयर करो कि काश एक सर्जन के पास इतना सारा हाथ होता तो वो कैसे वो सर्जरी कर जाता, वैसे ही रोबोट होता है। रोबोट की कभी कभी हमें 5 हैंड्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि हम सर्जरी बहुत प्रिसाइज तरीके से कर लेते हैं। जो सर्जरी मैं करना चाहता हूँ, मेरे असिस्टेंट को मुझे बताना होता है कि आप ऐसे करो, इसको लेके जाओ। अगर मान के चलो वो और भी मैं ही अगर कर पाऊँ, तो कितना प्रिसिशन से मैं ये सर्जरी कर पाऊँगा। सो होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो आपका जो ड्रॉबैक रहता है, जो असिस्टेंट का शेकिंग या असिस्टेंट का जो अनुभव ना होने का, वो सब बाईपास हो जाता है आपकी रोबोटिक सर्जरी में। आप एक आर्म को लेके अपने रिट्रैक्शन के लिए या जो जहाँ पे हमें टिश्यूज़ पकड़नी होती है वैसे करते हो, डिसेक्शन यानी जहाँ पे आपको वो टिश्यूज़ रिमूव करने हैं वो करते हो, तो बहुत ही आसान तरीके से हम ये सर्जरी कर पाते हैं। और इसका बेनिफिट मोर सो पेशेंट्स के लिए है, बिकॉज एक अच्छी तरीके से प्रिसिशन से ये सर्जरी हो पाती है। सो इट इज़ सम न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ गिवन टू द पेशेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन कहिएगा या नई टेक्नोलॉजी कहिएगा या कोई चमत्कार कहिएगा, बट इट इज़ अ वर्थवाइल टेक्नोलॉजी। और जैसा आपने कहा डॉक्टर की चमत्कारी है, फैसिनेटिंग है काफ़ी ये। डॉक्टर हेमंत, आप मुझे बताइए कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं यूरोलॉजी में जहाँ पे रोबोट से हम किस किस तरह की सर्जरी को सक्सेसफुली कर सकते हैं हम? ओके, क्वेश्चन यूरोलॉजी इनका ब्रांच है, अमित का ब्रांच है। मैं जीआई सर्जन हूँ, तो मेरा जो स्पेसिफिक है जीआई यानी पेट के सर्जरीज में, और इसमें मैं जो करता हूँ जीआई कैंसर से लेके बेरियाट्रिक सर्जरी से लेके कभी कभी नॉन ऑन्कोलॉजी यानी जो कैंसर वाला नहीं है, ट्यूमर नहीं है, जैसे हाइटिस हर्निया हो गया, बेसिक इवन गॉल ब्लैडर सर्जरीज हो गया, अपेंडिक्स सर्जरी हो गया। सो कई सारे सर्जरीज हम इसमें कर सकते हैं। अब रोबोट का क्या है अप्रोच, देखिएगा आप जैसे अपने हाथ को लेते हो, लैप्रोस्कोपी में क्या है कि आपका हाथ ऐसे ही द इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही चलता है और कोई मूवमेंट नहीं होता है। जो रोबोटिक आर्म्स है उनका मूवमेंट ऐसे होता है, ये देखते हैं आप, यू कैन कम्प्लीटली वर्क इन एनी स्पेस, एनी फील्ड एंड गो देयर। कैमरास हालांकि लैप्रोस्कोपी में भी हैं, उसमें भी कैमरास जो हैं जो टेक्नोलॉजी से होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्ट्रेट वाला ही होता है। इवन रोबोटिक कैमरास में ना आप ऐसे घूम के हर जगह प्रिसीशन से देख रहे हो कि आगे आपके पीछे साइड में क्या हो रहा है। सो यू हैव अ बेटर विजुअलिटी, जो आप बेटर अच्छी तरीके से देखते हो, आपका टिश्यू हैंडलिंग बेटर हो जाता है, और अब जब डिग्रीज में काम करते हो, जिस वैरायटी में आप काम करते हो, ये बहुत आसान हो जाता है। देर आर सम टफ एरियाज इन द बॉडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीरोपेल्विक्स, दैट इज़ अ टफ सर्जरी, यूरोलॉजी का सर्जरी वहीं आता है। हमारे लिए जो बवल रेक्टम सर्जरीज है, एनल कैनाल सर्जरीज है, वहीं आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ट्यूमर होता है, बिल्कुल कैंसर होता है एनल कैनाल के पास। अब इसमें क्या है कि जो लिटरेचर हमें बताता है कि हम इसमें पूरा का पूरा एनल कैनाल निकाल दें, परमानेंट स्टोमा बना दें, और लोगों को वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, ज़िंदगी भर अपना इंटेस्टाइन बाहर रख के यहाँ करना होता है। विद द रोबोटिक सर्जरी आप वहाँ तक जाके प्रिसीशन से उसको काट के आप स्पिंक्टर स्पेयरिंग सर्जरी जो हम बोलते हैं उसको करके आ सकते हो। सो दैट इज़ वन एडवांटेज विद द रोबोट, बिकॉज आपकी विजुअलिटी अच्छी है, अप्रोच अच्छी है, पहुँचना अच्छा है, वहाँ जो सर्जरी आप कर सकते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। दूसरे एंड पे देखा जाए जहाँ हाइटस यानी जो आपका थोरैक्स और एब्डोमेन के गैप में जो रहता है, वहाँ पे जो सर्जरीज करनी होती है, लैप्रोस्कोपी में भी हमें अच्छा सा विजुअलिटी मिलता है, बट व्हेन इट कम्स टू रोबोटिक सर्जरीज आपका एडवांटेज बहुत अच्छा खासा है। वहाँ पे जिस प्रिसिशन से हम सर्जरी कर सकते हैं उसका कोई 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 कंपैरिजन नहीं है। इट्स समथिंग विच इज़ देयर टू एग्जिस्ट, रहता ही है। अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर अमित, तो आप बताइए मुझे। जैसे मैंने कहा था, और जैसे डॉक्टर हेमंत ने भी बहुत अच्छे से बताया, डिफ़िकल्ट टू एक्सेस एरियाज़, और साथ ही वो एरियाज़ जहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा फिनेस चाहिए। देखो, हिंदी में कहते हैं, एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, ठीक है? तो आप लोहार को एज अ वेरी हीरोइक इमेजिन करते हो कि एक बारी में कर दिया। योर बॉडी इज़ लाइक गोल्ड। गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेकर के आप लोहार के पास कभी नहीं जाओगे, ठीक है? यू विल गो टू अ सुनार। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी इज़ दैट काइंड ऑफ सुनार। सुनार का जो काम होता है वो बहुत महीन काम होता है, ठीक है, बहुत ही फिनेस वाला काम होता है। सुनार को अगर आप इमेजिन करोगे या किसी जौहरी को आप ऐसे इमेजिन करोगे, तो यू विल इमेजिन कि इसकी आँख के ऊपर एक लेंस लगा हुआ है, बहुत ही बारीकी से वो काम कर रहा है। नाउ फैक्टर दैट पिक्चर इनटू अ सर्जन। सर्जन जो है एक VR हेडसेट या 3D गॉगल्स लगा के बैठे, उनके हाथ में गिम्बल है, ठीक है? He is controlling a robot. See, robot is nothing fancy. Robot is a machine.
ठीक है, उसको कंट्रोल सर्जन ही करता है। एक मिथ रहती है बहुत ज़्यादा कि रोबोट ऑपरेशन कर रहा है सर्जन तो कुछ नहीं करता। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह है कि आप ही बंदा एक चाहिए बैठने के लिए, ड्राइव मोड पर डालने के लिए, स्पीड ब्रेक देने के लिए। रोबोट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो जहाँ पे डिफ़िकल्ट टू एक्सेस एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमें चाहिए कि हमें विजन अच्छा हो, ताकि दिखाई अच्छा दे। दूसरा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने छोटे हों जो कि ईजिली वहाँ पहुँच सके बाकी जगह को डैमेज किए बिना। और तीसरा, वहाँ जाके हमारी मूवमेंट्स ऐसी हो जो कि एक पेंट जैसी मूवमेंट हो। अगर आपकी रिजिड मूवमेंट है लेफ्ट राइट आगे आगे पीछे ऊपर नीचे, तो यू विल एंड अप कॉजिंग मोर डैमेज। तो यहाँ पे हमारे पास जब दोनों के कंबाइंड बेनिफिट्स मिलते हैं लैप और ओपन सर्जरी के, वहाँ पे रोबोट फैक्टर इन होता है। तो स्पेशली जो यूरोलॉजी में स्टार्टिंग में रोबोट आया था, दैट केम स्पेसिफिकली फॉर प्रोस्टेट कैंसर सर्जरीज। क्योंकि प्रोस्टेट एक बहुत ही डिफिकल्ट लोकेशन पे, अगर आप यहाँ सेंटर में नाभि के नीचे फील करोगे जो बोनी एरिया है उसके जस्ट पीछे बैठा है वो। तो ओपन सर्जरी से भी आप डायरेक्ट प्रोस्टेट तक नहीं जा सकते बिकॉज यू कैन नॉट ब्रेक द बोन, सो यू हैव टू गो बिहाइंड, आपको पीछे जाना है और फिर अंदर जाना है। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट। यही होता था कि जब हम कई साल पहले ओपन सर्जरीज होती थी तो उसके बाद पेशेंट जो है 4-6 ट्यूब अपने जो है एटलीस्ट 3 ट्यूब पेट से लगा के जो है हफ्ता भर तक जो है बेड पे लेटे रहते थे, घूम नहीं पाते थे। और यहाँ पे हम जब रोबोटिक सर्जरीज करते हैं प्रोस्टेट की तो पेशेंट सेकंड डे जो है डिस्चार्ज हो जाता है तुरंत, नेक्स्ट डे से हम चला देते हैं। वहीं बात करें अगर हम किडनी कैंसर्स की, तो जब आज से करीब 16 साल पहले जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे तो वहाँ डिक्टम होती थी कि किडनी में कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, यू टेक आउट द किडनी। उसके बाद डेफिनेटली ट्यूमर बायोलॉजी को समझते हुए भी मेडिकल एडवांसमेंट्स आई हैं, बट अ बिग पार्ट ऑफ दैट इज़ द वे यू ऑपरेट। रोबोट हेल्प्स इन द सेम वे, जैसे मैंने बताया कि विजन आपके पास ज़्यादा अच्छा है, आपके पास उस ट्यूमर को हैंडल करने के जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो है बेटर हैं, डेक्सटेरिटी अच्छी है, तो आप अंडर विजन देखते देखते आप जो है उस ट्यूमर को निकाल सकते हो और किडनी को बचा सकते हो। देखो फंडामेंटली हमारे पास जवाब तो है नहीं कि इस किडनी में ट्यूमर क्यों बना। आई एम नॉट सेइंग कि मैं मेडिकल साइंस को निगलेक्ट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फ्रैंकली 100% केसेस में हमारे पास नहीं होता जवाब। तो आप ये सोचो कि मेरे को ये भी नहीं पता ना कि दूसरी किडनी में ट्यूमर बनेगा नहीं बनेगा, राइट? तो उस किडनी को बचाना जितना हो सके दैट इज़ एसेंशियल। और उस किडनी को अगर बचाना है और ट्यूमर को निकालना है, यू नीड टू हैव नंबर वन अ स्किल्ड सर्जन एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। रोबोट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे जो है रोबोटिक्स का फ़ायदा होता है। इनफैक्ट अब जो है जो आप मीडिया में हो आपको पता है कि लाइटिंग और इन सब का जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि बंदा अपीयर कैसे हो रहा है। रोबोटिक्स में भी काफ़ी हद तक ये इनकॉर्पोरेट होता है, एक फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी होती है। उसमें जो है ये आप जस्ट जिस लाइट में आप अंदर देख रहे हो, एक डाई डालने के बाद जस्ट उसको अगर आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ले जाके हम देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल नेकेड आई से हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेप्रोस्कोपी में भी बहुत मुश्किल है। तो रोबोटिक्स में हम इंफ्रारेड, सिर्फ उसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं, वो हमें बता देता है कि अच्छा ये एरिया ट्यूमर का है और ये एरिया नॉर्मल किडनी का है। तो हम उसमें देखते देखते ट्यूमर निकाल सकते हैं और किडनी बचा सकते हैं। तो ये एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा है एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया में जो है बीते कई सालों में ये चीज़ आई है, यहाँ रिफाइन हुई है एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स टू द पेशेंट्स, बिकॉज नाउ अ डेज वी नेवर से दैट कैंसर इज डेथ। People are aware, and with the advancement of technology and science, people are living very long. In fact, जब हम प्रोस्टेट कैंसर की अगर बात करते हैं तो नाउ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ 15 ईयर सर्वाइवल, 20 ईयर सर्वाइवल। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैन और मशीन का जो कॉम्बिनेशन है दैट हैज़ बीन वेरी बेनिफिशियल टू द पेशेंट एंड अ बिग पार्ट ऑफ दैट इज रोबोटिक टेक्नोलॉजी। करेक्ट। अगर डॉक्टर मैं बात करूँ आप लोगों की, तो आप लोगों के लिए भी आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ है रोबोटिक्स का बीच में आना, क्योंकि आई थिंक उससे आप लोगों के भी जितने भी प्रोसीजर्स थे या जिन लेंदी प्रोसीजर्स को आप फॉलो करते थे वो भी काफ़ी कम हो गए और मोर एक्यूरेसी इसमें आ चुकी है, विच इज़ ग्रेट। एब्सोल्युटली। सी, जब हम ऑपरेशंस भी करते हैं कई टाइम ऐसा होता है कि इन अ डे वी आर परफॉर्मिंग सम 7-8 सर्जरीज। आप उस 7-8 सर्जरीज में यू हैव टू बी गुड एट एवरी सर्जरी, you cannot compromise. So for a surgeon also robotic provides that, keeps you fresh, keeps you going, less bias कि आप आराम से कर रहे हो, अपनी सर्जरीज कर रहे हो, यू आर नॉट स्ट्रेस क्योंकि आप जिस पोजीशन पे बैठ के कर रहे हो, आप एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर रहे हो, तो एक सर्जरी अच्छी तरीके से हो जाती है। विच समटाइम्स जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी हम करते हैं, कई सर्जरीज तो हमारे 3-4 घंटे का होता है। तो आप सोचिए हम खड़े हो रहे हैं 3-4 घंटे और उसी प्रोसीजर में हम अगले प्रोसीजर में जाते हैं, बॉडी की थोड़ी बहुत थकावट तो होती है, काफ़ी टैक्सिंग होता है। यस। सो ये भी एक रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज है कि आप कंफर्टेबली बैठ के कंसोल में देख के
एंड विद दैट प्रिसिशन आप सर्जरीज कर रहे हो। जैसे डॉक्टर अमित ने कहा है, वी हैव अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें हम CT MRI भी साइमल्टेनियसली कंपेयर करके वी कैन रियल टाइम में हम उसको, जैसे ट्यूमर निकालना हो, कोई डिफ़िकल्ट पैथोलॉजी निकालनी हो, वो एकदम हम करेक्ट कर सकते हैं। सो पहले क्या था कि हमारे पास स्कैन्स होते थे, स्कैन्स लगा के करते थे। अब उसी स्कैन्स को हम बॉडी में कंपेयर करके जहाँ हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। सो बहुत टेक्नोलॉजी अच्छा बढ़ा हुआ है एंड वी आर एबल टू यूज़ दैट इज़ एन एडवांटेज। इसलिए दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव फील्ड, यानी आगे ये काफ़ी हद तक जाएगा। परफेक्ट। अगर आप जैसे सर्जन सर ने राइट ही बोला है, इस चीज़ को हम कहते हैं सर्जन्स फटीग। अगर मैं पेशेंट के हेड एंड पे खड़ा होकर के अगर मेरे को पेल्विक सर्जरी करनी है, प्रोस्टेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो मेरे आप बिल्कुल समझने में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर मेरे को इसमें पेट के अंदर ऑपरेट करना है नीचे की तरफ, तो मुझे पेशेंट के हेड एंड पे खड़ा होना पड़ेगा। पेशेंट जितना ज़्यादा लंबा होगा इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर मी नीचे पहुंचने के लिए। लेप्रोस्कोपी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर इमेजिन करो कि आपको इस तरीके से अगर 2 घंटा 3 घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है या ज़्यादा खड़ा रहना पड़ रहा है, तो 1-1.5 घंटे में एक फटीग सेट इन हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, सर्जन थकने लगता है। मैं तो सोच के थक रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये होगा तो 2 ही पॉसिबिलिटी रहेंगी। एक तो स्पीड ऑफ सर्जरी कम हो जाएगी, दूसरा सर्जन को ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे या फिर उसको बोलना पड़ेगा कि अपने असिस्टेंट को आप हैंडल करो। दीज थिंग्स कैन लीड टू इनएक्यूरेसीज। सर्जरी ड्यूरेशन बढ़ता है, इनएक्यूरेसीज बढ़ती हैं। इनफैक्ट आप अगर खुद पेशेंट हो तो ये सोचो कि आप चाहोगे कि मेरे केस में सर्जन फ्रेश होना चाहिए सबसे ज़्यादा। देयर इज़ ए रीज़न कि एयरलाइंस में जो है पायलट्स को कुछ घंटे की जॉब के बाद जो है बोला जाता है नाउ यू नीड टू टेक मैंडेटरी रेस्ट। करेक्ट। ठीक है, उनके पास बहुत सारी लाइफ्स एट स्टेक होती हैं। दे नो कि अगर ये फटीग्ड होंगे और या अंडर रेस्ट होंगे या बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स अगर काम कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ एरर गो हाई। करेक्ट। ठीक है, सेम थिंग अप्लाइज टू मेडिसिन ऑल्सो। इट मे और मे नॉट बी एक्नॉलेज्ड बाय द जनरल मेडिकल कम्युनिटी, बट मी बीइंग अ सर्जन आई कैन वाउच फॉर दैट। सर्जन फटीग इज अ थिंग। दैट इज़ द रीज़न। जैसे डॉक्टर हेमंत ऑपरेट करते हैं, हम ऑपरेट करते हैं, कोई भी अगर हमारी लंबी सर्जरी होती है तो वी डोंट नेवर रश टू टेक सेकंड केस, वी ऑलवेज टेक सम रेस्ट एंड देन शिफ्ट द सेकंड केस। नाउ रोबोट हेल्प्स अस इन दी वे बिकॉज अ सर्जन, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ वैसे ही जो है बिल्कुल ऐसी तरीके की, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अच्छी गेमिंग चेयर है हमारे पास। तो अच्छा। जो गेमर जो खेलते हैं ना घंटों घंटों तक उसमें बैठ के, हमारे पास गेमिंग चेयर है। उसके बाद जो है मुझे अपना हेडसेट पहनना है, मुझे गिम्बल पकड़ना है जो कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे भी हल्का है। अच्छा। उससे बैठ के मैं अब चाहे पीछे होकर बैठूँ आगे होकर बैठूँ, मुझे अगर कॉफ़ी पीनी है तो मैंने कॉफ़ी मग साथ में रख लिया है। ठीक है, और पेशेंट से मैं दूर बैठ करके जो है उसमें स्क्रीन पर देख करके आई एम ऑपरेटिंग, एंड जो रोबोट है वो मेरी ही मूवमेंट्स को पेशेंट के अंदर रेप्लिकेट कर रहा है विद जीरो एरर। सी एरर इज एज गुड एज योर सर्जन इज। अच्छा। मशीन का एरर नहीं होता। हाँ। ठीक है, मशीन इट इज़ लाइक इंस्ट्रूमेंट। आपकी गाड़ी ठुक गई तो गाड़ी की गलती नहीं है ना, चला तो आप ही रहते हैं। हाँ। ठीक है, सो एरर इज ऑलवेज ह्यूमन, वेरी रेयरली मशीन, क्योंकि मशीन के फेल सेफ और टेस्ट होते हैं। मशीन डिज़ाइन इस तरीके से की जाती हैं कि बिफोर एनी कैटास्ट्रॉफी हैपन्स मशीन जो है स्टैंड स्टिल हो जाती है। ठीक है, इट गोज इन टू लॉक। सो इट इज़ रेयरली मशीन, इट इज़ मोस्टली ह्यूमन। So that also depends upon the human expertise and your surgeon's expertise. तो अगर आपका सर्जन रेस्टेड है, अगर मुझे पता है कि मैं बैठ के अपना आराम से ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं 4 घंटा 5 घंटा भी ऑपरेट कर जाऊँगा, मैं थकूंगा नहीं। बीच में अगर है भी तो मैंने कॉफ़ी रखी हुई है, मैं कॉफ़ी पी लूँगा, आई विल बी फाइन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि मैं अगर 2 घंटा 3 घंटा जो एक फिक्स पोजीशन में खड़ा हुआ हूँ। हम ये पॉडकास्ट अभी बैठ के क्यों कर रहे हैं, हम खड़े होकर के क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए ना कि हम लोग थोड़ी देर में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, फिर विल फिजिट अराउंड, फिर हम सोचेंगे, विल लुक फॉर प्लेसेस कि कहाँ बैठ जाए। हमारे पास तब तो फ्रीडम है, ऑपरेटिंग पेशेंट में तो मेरे पास नहीं है फ्रीडम। करेक्ट। यहाँ पे रोबोट जो है हमें एडवांटेज देता है। सो डॉक्टर हेमंत, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या इसके लिए कुछ अलग से कोई स्किल सेट चाहिए होती है रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, या एनी सर्जन कैन डू इट? सो एनी सर्जन हैज़ टू लर्न, है ना। लर्निंग का एक कर्व होता है अपना किसी चीज़ का। सो हम अपना बेसिक्स जो है हमेशा अपनी PG टाइम पे लर्न करके वी गो हेड। फिर हमारा एक्सपीरियंस वही होता है कि आपने कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है। सो इन सर्जिकल फील्ड ऑफ माइन आई एम नियरली क्रॉसिंग 20 ईयर्स माई सेल्फ, यू नो। तो आई हैव सीन द एवोल्यूशन। मैंने पहले ओपन सर्जरीज़ का एवोल्यूशन देखा है, उसके बाद लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ का एवोल्यूशन देखा है, एंड नाउ अभी रोबोटिक सर्जरीज़ का हम एवोल्यूशन देख रहे हैं। सी, आपका जो बेसिक प्रिंसिपल्स दे रिमेन द सेम, वो वही रहता है जो भी है। आप उसका अप्रोच बदल रहे हो, आप अपना एक तरीका बदल रहे हो। जो आप पहले हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, उसके बाद आपने लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया है, एंड नाउ अभी रोबोटिक आप ये चला रहे हो।
सो बेसिकली कर तो वही रहे हैं हम लोग कि हम ट्यूमर निकाल रहे हैं एवरीथिंग, बट इन अ बेटर वे, ठीक है. सो येस, देर इज़ अ लर्निंग एंड देर इज़ अ लर्निंग कर्व. सो जैसे हमारा एक्सपीरियंस आ जाता है उसमें, हमें ऑलरेडी उस फील्ड में हम आ जाते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि रोबोट आ गया और हम उसको बैठ के चलाना शुरू कर दिए. वी आर प्रैक्टिस फॉर आवर्स बिफोर वी एक्चुअली कम आउट टू द पेशेंट. यानी हमने इतना टाइम उसमें बिताया है, हमने इतना किया हुआ है और अपना एक खुद का एक तरीका बनाया है कि हम एक सर्जरी कैसे करें, सबसे ज़्यादा बेनिफिट पेशेंट को कैसे दें, वेदर पोर्ट्स, वर्किंग और ऑपरेशन ड्यूरेशन, एवरीथिंग. And there are some mentors जो already in this field में there, and we share our experiences with them, they share our experience with us. तो एक दूसरे का वो knowledge आपस में बढ़ भी जाता है, and that is how we go ahead to take this technology ahead. तो आगे हम जैसे जैसे हम देखते हैं, चलाते हैं, तो हम अपना experience भी share करते हैं. So उसी तरफ से there is definitely skill, वो ज़रूरी है, and there is definitely a good hard work. So हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, robotics में भी ये ज़रूरत है, definitely. डॉक्टर अमित, अगर मैं आपसे पूछूं आपका वो फर्स्ट डे जब आपने इसकी ट्रेनिंग की थी या आपने किया था, तो उसका एक्सपीरियंस आप मेरे को बताइए. नहीं, पहले दिन तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैसिनेशन होती है, बिकॉज आप हमेशा जो है पहले नॉलेज गैदर करते हो. पहले के टाइम पे हमारे पास मोस्टली बुक्स थी, बाद में फिर डिजिटल मीडिया जैसे यूट्यूब और ये सारी चीज़ें पिक की थी. सो इट इज़ जस्ट लाइक कि मैं अगर कोई चीज़ देख रहा हूँ ना, मुझे लगता है ये तो बड़ा ईजी है, दिख रहा है. एंड व्हेन वी सी मास्टर्स ऑपरेटिंग, एवरीथिंग अपीयर्स फ्लूइड, कि ये तो आदमी बिल्कुल ऐसे ऑपरेट कर रहा है जैसे एक पेंटर जो है, एक आर्टिस्ट जो है वो कैनवस पे पेंट करता है, राइट. तो उसकी एक्साइटमेंट होती है. बट व्हेन यू रियली गेट टू द मशीन, आपको फाइनर नुआंसेस पता चलती है. यू लर्न थिंग्स जो कि आपको बुक से पता नहीं चलती, जो कि आपको खुद डिवाइस ऑपरेट करके पता चलती है. जैसे आप गाड़ी चलाते देखते हो ना, किसी को बड़ा ईजी लगता है, बट वंस फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट बिहाइंड द व्हील, आपको समझ आता है ओ यहाँ पे क्लच का है, खासकर मैनुअल, तो कि अच्छा क्लच ऐसे छोड़ना है, एक्सेलेरेटर ऐसे दबाना है, समथिंग लाइक दैट. तो स्टार्टिंग में थिंग्स आर जिटरी. स्टार्टिंग में वी नेवर ऑपरेट ऑन द पेशेंट. तो हम लोग स्टार्टिंग में जो है ड्राई लैब्स और वेट लैब्स करते हैं, यानी कि देयर आर सिमुलेशंस. ओके. तो एक्चुअली कोई पेशेंट नहीं होता, बट सिस्टम मेक्स यू बिलीव दैट यू आर ऑपरेटिंग अ पेशेंट. तो उसमें हम जो है कई घंटे जो एक्सरसाइजेस करते हैं, ताकि एक हमारा माइंड मसल कनेक्शन बनता है. कोई भी आदमी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, जो ज़रा भी जिम जाता होगा, उसको माइंड मसल कनेक्शन के बारे में डेफिनेटली पता होगा कि एक मसल के साथ आपका एक ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी बनती है, एक कनेक्शन ऐसा बनता है जिससे कि आपकी मूवमेंट्स जो हैं ऑटोमेटिक हो जाती है. ठीक है, आपके पास ये फ़ोन है जी. स्टार्टिंग में इसके बटन कौन से कहाँ थे आपको नहीं पता था. हाँ. ठीक है, जब आपने नया नया लिया होगा, थोड़े दिन के बाद जो है आप जेब में बैठे बैठे अगर किसी की कॉल काटनी है, तो बिना इसको पॉकेट से बाहर निकाल के आपको पता है, अच्छा फील करके ये चीज़ यहाँ है. तो आपका आपके डिवाइस के साथ कनेक्शन ऐसा बन चुका है. दिस वोंट हैपन इफ सडनली आपके पास कोई दूसरे मॉडल का अगर फ़ोन आ जाता है. तो इसी तरीके से जो है वो आवर्स ऑफ प्रैक्टिस होती है, ड्राई लैब्स होती है, सिमुलेशंस होती है, जिनको हम कई घंटे लगा के प्रैक्टिस करते हैं. वंस वी आर कंफर्टेबल विद दैट, वी मूव टू वेट लैब्स, समथिंग ऑफ दैट सोर्ट बट मोर फिजिकल. बट मेनली कौन सा ऐसा दिन होता है जब हमें लगता है कि नाउ वी कैन ऑपरेट अ पेशेंट. नाउ इन माई केस इट वॉज the day when I felt that अगर मेरी फैमिली में किसी को अगर प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कंफर्टेबली रोबोटिकली ऑपरेट कर लेता हूँ. द डे आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस, आई डिसाइडेड कि हाँ अब मैं ऑपरेट कर सकता हूँ. इट इज़ अ गुड थिंग दैट व्हेन वी वर गेटिंग ट्रेन्ड एट PGI चंडीगढ़, एट दैट टाइम दे हैड रोबोट. और 3 साल में जो है वहाँ पे मिलिट्री से कम रगड़ा नहीं होता हमारा. सो वी आर सीइंग हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स एवरी डे. Many patients are getting operated robotically. We have had very good mentors over there. एंड 3 साल हमारी जो है उसी हिसाब से जो है रोबोटिक ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छी रही है. सो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सिमुलेशन, ये सारा जो है हमारा उधर से ही डेवलप हुआ था. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर प्रैक्टिस एंड डेडिकेटिंग ऑल दोज आवर्स आफ्टर द हॉस्पिटल, एंड योर mentors actually pointing out errors in your ways and building you टू अ सर्टेन लेवल, जहाँ पे आपको पता है कि आप अपने फैमिली वालों को अगर कॉन्फिडेंटली ऑपरेट कर सकते हो, तो हाँ मैं आप किसी को भी ऑपरेट कर सकता हूँ. सो इट इज़ डेफिनेटली प्रैक्टिस. और ऐसा नहीं है कि हमारा जो है एक प्रैक्टिस में एक सैचुरेशन आ जाता है कि हाँ हमने अब सीख लिया. रोबोटिक टेक्नोलॉजी जैसे सर ने बताया, इट इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग. कई साल पहले तक हमारे पास फायरफ्लाई और ड्रॉप इन प्रोब्स और ये सारे नहीं हुआ करते थे, आजकल हैं. तो समय के साथ हमने जो है वो सीखे भी हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट भी किया. तो ये जो है एक वीडियो गेम जो कंट्रोल जैसे हम करते हैं वैसे होता है या कैसे, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें? काफ़ी हद तक वही है.
काफ़ी हद अच्छा। तक वही है। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी के दौरान क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई खतरे हैं, और ये ट्रेडिशनल सर्जरी से कितना ज़्यादा डिफरेंट है या कितना ज़्यादा एडवांस्ड है? सी कॉम्प्लिकेशन वाइज देर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है, बिकॉज इट्स द सेम। आप अगर हाथ से कर रहे हो कोई सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से कोई सर्जरी, या रोबोटिक से कर रहे हो, देर इज़ नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ यस इक्विपमेंट फेलियर। दैट इज़ द ओनली थिंग, आप अगर बोला जाए तो दैट इज़ ओनली कॉम्प्लिकेशन दैट यू कैन से दैट ये इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है, राइट, दैट इज़ ओनली कॉम्प्लिकेशन यू से। अदरवाइज अगर आप सर्जरी कर रहे हो, यू आर डूइंग इट विद अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंग, सो वो जो है जिसका भी हो उतना ही रहता है जितना सर्जन का स्किल सेट है। अगर सर्जन का स्किल सेट अच्छा है, यू कैन एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू गो स्मूथ केक लाइक, ठीक है। अगर सर्जन का स्किल सेट अच्छा नहीं है एंड इज़ ट्राइंग अटेम्प्टिंग, तब इंजरीज या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस करने के लिए वी हैव कम आउट विद रोबोटिक सर्जरीज। ओके। जहाँ पे हमें लगता था पहले कि ये डिफ़िकल्ट है, अप्रोच मुश्किल है, हम काश ऐसा होता कि हमें कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाती जिससे हम ये कर पाते, तो उस अप्रोच से ही रोबोटिक सर्जरी आगे आया है और इसी का हम उपयोग कर रहे हैं अभी हमारी सर्जरी के लिए। तो हमें ज़्यादा ये बेनिफिट लगता है रादर देन कोई कॉम्प्लिकेशन लगता है। इक्विपमेंट फेलियर की बात जब किया जाए तो ये देखिए, जो रोबोट्स आते हैं ऐसे थोड़ी है कि छोटे मोटे हैं। ये अगर कॉस्ट वाइज की बात करें तो दे आर कॉस्टिंग अराउंड 18-20 करोर्स। सो ये सारा जो टेक्नोलॉजी बन के ही आते हैं, राइट, इसमें सारा कुछ जो है एडवांस टेक्नोलॉजी दैट यू कैन से, सब कुछ है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे कि किसी इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होगा। दैट प्रिसिशन, दैट इज़ वाई रोबोटिक सर्जरी जो है आगे जा रहा है, इवॉल्व हो रहा है। आगे वाले टाइम में काफ़ी हमें सुनने को ये इसके बारे में मिलेगा। बट एट द सेम टाइम सर्जिकल सेट, स्किल सेट जो जिसकी हम बात करें, ये हर कोई सर्जन के डिपेंडेंट है। एरर्स जो होते थे, जो असिस्टेंट के एरर्स होते थे, वो भी हमने मिनिमाइज़ कर दिया है रोबोटिक आने की वजह से। आपकी जो फील्ड की विजिबिलिटी है वो हमने बढ़ाया है विद द कैमरा वर्क एवरीथिंग। आपको जो रेडियोलॉजिकल या जैसे कोई एक्स्ट्रा डाई यूज़ करके आप स्कैन करके देखना कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन कहाँ पे है, क्या है, ब्लड फ्लो उसका क्या है, वो भी आपको मिल रहा है। सो आपके हाथ में कई सारे ऑर्नामेंट्स, यानी आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि आपका वहाँ पे सर्जरी करने का टेक्निक बहुत अच्छा हो जाता है। यू आर एबल टू प्रोड्यूस एक्सेलेंट रिजल्ट्स जो आप नॉर्मली कर नहीं सकते हो अदरवाइज। In the sense you use much more energy to actually get there. This is right in front of you, ये आपके सामने है, आपको बस you just have to go ahead. That is why it is very advantageous. डॉक्टर अमित, एक बात बताइए, जैसे कि हमारे फिल्मों में देखते हैं कि एक हीरो होता है और उसका एक पूरा क्रू होता है, उनका एक फिक्स्ड हेयर वाला बंदा होता है, एक मेकअप वाला होता है, तो क्या आपके भी ऐसे फिक्स्ड असिस्टेंट्स, ऐसे फिक्स्ड लोग होते हैं सर्जरी में जिनके साथ आपका एक तालमेल बना होता है, या ये रैंडमली शिफ्ट होते हैं? नहीं, सी फॉर किसी भी अगर प्रोग्राम को सक्सीड करना है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कोर टीम हो जिसमें हर एक को पता है कि किसको क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। वही चीज़ रिपीटेडली कर करके वो उस चीज़ के मास्टर्स हो जाते हैं। तो रोबोटिक्स के लिए भी हमारी एक डेडिकेटेड टीम होती है। एक डेडिकेटेड नर्स है हु विल टेक केयर ऑफ द इक्विपमेंट्स, एक डेडिकेटेड टेक्नीशियन है जो सारी इलेक्ट्रिसिटी, रोबोट के टावर्स की पोजीशनिंग, उसके इंस्ट्रूमेंट्स की वेलबींग, उनकी मेंटेनेंस वो चेक करेंगे। सर्जन्स हो गए, सर्जन्स के अलावा जो है पेशेंट केयर नर्स हो गई, जो कि मेक श्योर करेंगी कि पेशेंट पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है रोबोटिक ओटी आने से पहले। तो ये एक टीम जॉब होता है एक्चुअली, ठीक है। मोस्टली जो लोग या पेशेंट्स थैंक करते हैं, दे ओनली थैंक द सर्जन, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं को देखते हैं। बट देयर इज़ अ बिग रोल, बिग टीम, एंड सर्जन इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। यू ऑलवेज हैव टू थैंक द एनेस्थेटिस्ट जो आप पेशेंट को बेहोश करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ सिस्टर हु मेड श्योर कि आप जब सर्जरी के लिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो। एक टेक्नीशियन जिसने मेक श्योर किया कि इंस्ट्रूमेंट जो है पूरे प्रॉपर सर्जरी के दौरान काम कर रहे थे। वो बेड साइड असिस्टेंट जिसने आपके सर्जन को सर्जरी करने में टू सम एक्सटेंट हेल्प भी किया। सो इट इज़ ऑलवेज अ टीम एफर्ट। सर्जन हैपन्स टू बी one of the parts, but yes, we have a dedicated team. Every person knows their job well, and this is how we avoid hiccups. आज से मैं वादा करता हूँ कि जब भी मेरी सर्जरी होगी, जो ना हो, मैं डेफिनेटली सबको थैंक करने वाला हूँ। सो डॉक्टर हेमंत, ये तो बात हुई कि हमने रोबोटिक सर्जरी कैसे करते हैं, कितनी आसानी से आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हुई है। अगर हम पेशेंट्स की बात करें
तो उसमें रिकवरी की जब बात आती है तो पहले बहुत सारे स्कार्स होते थे बहुत बड़े बड़े पेशेंट्स के, तो वो इसमें क्या कम हुए हैं ऑन रिकवरी में कितना आसान हो गया है रोबोटिक सर्जरी के थ्रू पेशेंट्स के लिए, आप मुझे उसके बारे में बताइए। वेरी वेरी ट्रू। एक हमारे यहाँ पे कहावत था पहले कि ही, जितनी बड़ी इंसिशन उतना बड़ा सर्जन। ठीक है, ये कहावत थी एक ज़माने में कि वो इंसिशन देख के उनको लगता था कि वाह बड़े सर्जन ने ऑपरेट किया होगा। बट वो ज़माना बदल गया है। इसलिए बदल गया है कि जो बेनिफिट्स अभी हैं पेशेंट को, मिनिमल एक्सेस सर्जरी जिसमें हम बोलते हैं कि छोटे छोटे छेदों से अंदर से दूरबीन से देख के जो सर्जरी करते हैं, तो वो जो एडवांटेज पेशेंट को मिलता है, जैसे फास्टर रिकवरी कंपेयर टू बहुत कम पेन, ठीक है, अब उनको वर्क जाने में काफ़ी बेटर लगता है। दे कैन जॉइन जिम, एक्सरसाइज अपनी जल्दी करा सकते हैं, खाने पीने के फास्टर रिकवरी हो जाता है। जो उनका डेली जो कंपेयर टू फैक्ट कि अपनी जो डेली वेलबींग फीलिंग है, जो एक जनरल आदमी का रहता है कि आज हमें लगता है कि हमें कुछ एक एक्टिव फीलिंग जैसे, जिसको हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बहुत 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 बेहतर हो गया है विद मिनिमल एक्सेस सर्जरी। उसी को आप एक स्टेप आगे लेके जाओगे तो वहाँ आपको रोबोटिक सर्जरी आएगा विद प्रिसिशन सर्जरी। और भी छोटा सा इंसिशन एंड लेस नंबर ऑफ इंसिशंस एंड दो सर्जरीज जो पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि इवन लैप्रोस्कोपी से हो जाएगा, वो रोबोटिक कर रहा है। एंड टू सर्टन एक्सटेंट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑल्सो ऑफ सर्टन सर्जरीज, दैट इज़ वेयर रोबोटिक हैज़ कम। सो रोबोटिक का जो एवोल्यूशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक हम मशीन ले आके कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ अपने लिए कर रहे हैं। इसका सारा जो बेनिफिट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेशेंट के लिए है। और पेशेंट जिस तरीके से अपना हैंडल करते हैं, जिस तरीके से अपनी लाइफ में रिकवरी हो जाती है, जिस तरीके से वो अपनी डेली रूटीन में वापस आ जाते हैं, मच 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 फास्टर। दैट इज़ वाई जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे दे नीड टू गेट टू रोबोटिक सर्जरीज। जीआई सर्जरी की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ अदर सर्जरीज कि छोटे छोटे जो सर्जरीज होते हैं जो आप नॉर्मली लेप्रोस्कोपी से भी कर सकते हो, रोबोटिक से भी कर सकते हो। तो कभी कभी एक क्वेश्चन रह जाता है कि डू यू एक्चुअली नीड अ रोबोटिक सर्जरी। तो एक्सपर्टीज़ की बात है एंड एवोल्यूशन की बात है, पेशेंट कंफर्ट की बात है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक पेशेंट से भी है, अगर पेशेंट रोबोटिक चाहता है तो हमेशा वी कैन अफोर्ड, वी कैन गिव दैट बेनिफिट टू देम। एट द सेम टाइम अगर पेशेंट बोलता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो अपना रेगुलर ही कराना है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सो हम हमेशा एक पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी का क्या बेनिफिट है कंपेयर टू अ रूटीन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक हो या ओपन हो। एंड वी पुट द बेनिफिट इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। एंड आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक पेशेंट को बोला गया हो कि कौन सा बेनिफिट आपको अगर मिल रहा है तो वो पेशेंट बोलेगा कि मुझे ये बेनिफिट्स नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट डॉक्टर के विश्वास पे ही आते हैं, और डॉक्टर जो उनके हित में बोलता है, एक ट्रस्ट होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच, और उस पर वो मान के आगे चलते हैं। एंड दैट इज़ वेयर हमें लगता है कि हमें कुछ अच्छी चीज़ अगर आए और कुछ अच्छी चीज़ हम अगर एक पेशेंट को दे सकते हैं जो पेशेंट की बेनिफिट में हो, तो डेफिनेटली हमें उसे देना चाहिए। डॉक्टर अमित, अगर ये तो हमारी बात हुई कि कितना अमेजिंग है, फैसिनेटिंग है और एक्यूरेट है रोबोटिक सर्जरी, बट हर किसी इंसान का अपना एक बजट होता है, अपना एक एक मंथली बजट जैसे वही होता है। तो हाउ एक्सपेंसिव इज़ रोबोटिक सर्जरी, और क्या ये हर कोई करवा सकता है? तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, आपने ना अभी तक के पॉडकास्ट का सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, एंड आई एम श्योर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके दिमाग में भी आया होगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, यस डेफिनेटली देयर इज़ अ कॉस्ट फैक्टर टू दैट, बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीते कई सालों से इंडिया में है, बहुत हाई वॉल्यूम में केसेस हो रहे हैं। सो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि इंश्योरेंस कंपनीज हैव नाउ स्टार्टेड कवरिंग दी रोबोटिक प्रोसीजर्स, यस, एंड डेफिनेटली अगर, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर किसी पेशेंट की किसी चीज़ के लिए ओपन सर्जरी हुई है जिसके लिए रोबोटिक भी की जा सकती है, तो एक्चुअली उस ओपन प्रोसीजर के बाद जो पेशेंट का एक लंबा हॉस्पिटल स्टे होता है, उसमें जितना पेन किलर, जितनी दवाइयों की, इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसकी मैनेजमेंट, फिर उसके बाद पेशेंट का जो है बहुत जल्दी जल्दी फॉलोअप के लिए आना, इन सब की अगर हम कॉस्ट मिला लेते हैं एंड ऐड टू दैट कि उस टाइम पे जब पेशेंट वर्किंग नहीं है, ही इज़ नॉट वर्किंग एंड परहैप्स मे बी ही इज़ नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट ड्यूरेशन, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट जो है मैच कर जाती है आपकी रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट की, जिसकी मुझे पता है कि आज मैंने ऑपरेट किया,
पेशेंट को कोई मेजर इंसिजन नहीं है, वो 2 दिन बाद घर चला जाएगा, सीधा उसने 1 हफ्ते बाद आना है मेरे पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे एक एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं तो वी सी ओनली कि एक सर्जरी की कॉस्ट कितनी आई। जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि रिकवरी टाइम आपका कितना लगा, कितना टाइम जो है आप अपना काम नहीं कर पाए, कितना टाइम ऐसा था जहाँ पे कि आपको बहुत एडिशनल दवाइयों की ज़रूरत पड़ी या आपकी मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट्स हुई, आप हॉस्पिटल में बैठे रहे, बार बार आपने हॉस्पिटल की कंसल्टेशन फीस पे की, प्रोसीजर फीस पे की। तो इन सारी चीज़ों को अगर एक्चुअली में बैठ के अगर आप इसको कैलकुलेट करने के लिए निकालोगे तो एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ ओपन सर्जरी विल गो वेरी हाई। लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे अलग अलग टाइम पे होता है तो यूजुअली उसको लोग एडअप नहीं करते। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर मैं बैठ के आज यूपीआई से अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना छोटे मोटे खर्चों की, तो मैं इस समय जब पेमेंट कर रहा हूँ मुझे फ़र्क नहीं पता चलता। जब मैं साल के एंड में बैठ के अपनी ITR फाइल करता हूँ ना तो मुझे समझ आता है कि यार इतनी पेमेंट कर दी मैंने, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं जो एसोसिएटेड होते हैं। बट स्टिल रोबोटिक सर्जरी स्लाइटली मोर कॉस्टली, उतना नहीं है। जब हम पहले करते थे तब तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, इंश्योरेंसेस कवर नहीं कर रही थी, आजकल कवर करती हैं। और जो नहीं भी कवर करती हैं उसके हिसाब से भी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पेशेंट्स का। जनरली वी हैव सीन, जब हम पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, देखो अगर सर्जन अपने दिमाग में क्लियर है ना कि ये चीज़ डेफिनेटली मेरे पेशेंट को बेनिफिट करेगी और फ़ायदा देगी, तो उसी हिसाब से ना वो समझा भी पाते हैं। अगर सर्जन्स के दिमाग में अगर पुराने ख्यालात बैठे हुए हैं कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो बताने में भी वो झिझकते हैं और पेशेंट इस चीज़ को समझते हैं। जब सर्जन झिझक रहा होता है तो पेशेंट भी झिझकता है, ठीक है। जिस सर्जन ने मल्टीपल पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं और नॉट जस्ट द मेडिकल पार्ट, उन्होंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी बहुत ध्यान से प्यार से देखा है, पास से देखा है, उस हिसाब से जब वो पेशेंट को बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये आपको जो है मेडिकल चैलेंजेस आ सकते हैं, ये आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं, तो जितना कॉन्फिडेंस से हम लोग समझाते हैं पेशेंट को, नफ़ा नुकसान सब चीज़ों का बताते हैं, ओपन लैब रोबोटिक्स सब चीज़ों का, दैट हेल्प्स पेशेंट डिसाइड। एंड लाइक डॉक्टर हेमंत राइटली सेड, दैट ऑल्सो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट, ठीक है। अब मैं बार बार पूरे पॉडकास्ट में गाड़ी का एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। अगर सामने से अगर आपको कोई गाड़ी सेल कर रहा है और आपके पास ढेर सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, तो अगर वो आपके अगर टॉप मॉडल की गाड़ियों के फीचर बताने में अगर वो झिझक रहा है ना, तो आप खुद झिझकोगे कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। ऐसा तो नहीं कि मैं आई एम विलिंग टू पे, बट जो सामने से बंदा जो बता रहा है मुझे फीचर, ये खुद क्लियर नहीं है, मुझे डाउट लग रहा है कुछ हो तो नहीं जाएगा। जैसे ही वो डाउट क्रीप इन हो जाता है, ठीक है, आई विल नॉट ऑप्ट फॉर दैट। Maybe that top model is the best for me. That top model will fulfill all my requirements. I'll be most happy with that top model. लेकिन सामने वाला अगर क्लियर नहीं है या सामने वाला फंबल करेगा तो मेरे मन में डाउट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे मैं गाड़ी किसी दूसरे सेंटर से जाके खरीदूंगा, लेकिन डाउट मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। अब अगर मैं सामने वाले ने मुझे बोला, कॉन्फिडेंटली बताया, तभी मैं डाउट करूंगा, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट है, इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत पास से देखा है एक्चुअली, इसलिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़ों को कवर हो जाती हैं। एंड जब इस तरीके से पेशेंट को समझाते हैं, ठीक है, कि आप ये मत देखो, आप अपना पूरा रिकवरी पीरियड देखो कि आपने आपके सर्जन के पास या आपके डॉक्टर के पास आपकी पहली विजिट, वहाँ से लेके आपके डॉक्टर के पास तक की लास्ट विजिट, उसका अगर आप टोटल खर्चा लगा करके चलोगे एक्चुअली, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है रोबोटिक जो है आपको एक वर्थवाइल बार्गेन लगेगी डेफिनेटली। जस्ट टू ऐड ए पॉइंट, 15 साल पहले ना डूइंग सम सिमिलर इंटरव्यू, ये तो पॉडकास्ट तब तो टीवी की एक इंटरव्यू था, तब लैप्रोस्कोपी का ज़माना था, तो सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड, डॉक्टर साहब एक्स्ट्रा कॉस्ट हाउ विल यू जस्टिफाई, कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे पेशेंट को। तब लैप्रोस्कोपी इवोल्यूशन में था, लोग सीख रहे थे, लोग जान रहे थे कि क्या है, ऐसा भी हो सकता है, कैमरा के अंदर से जाके हम कर सकते हैं, छोटे चीरे से कर सकते हैं, पर लोगों को फुल्ली उसका एक अनुभव नहीं था, फुल्ली एक्सपीरियंस या आउटकम्स नहीं था। फिर स्टडीज़ आए, फिर काफ़ी सर्जन मानने लगे कि हाँ डेफिनेटली इट इज़ गॉट ए ग्रेट थिंग। और आजकल तो कंप्लीट लैप्रोस्कोपी हर जगह देखो जाए तो लैप्रोस्कोपी है, वैसे ही एक एक्सेप्टेंस का टाइम है ये। सो लैप्रोस्कोपी तब भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, हर सर्जरी का कॉस्ट बढ़ा था बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स ये सारा यूज़ करके, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग तब अलग थी। जब बाद में लोगों ने समझा कि यस इट हैज़ अ बेनिफिट, तो अब तो कोई दूसरी बात ही नहीं करते। सिमिलरली इज़ विद रोबोटिक, जब रोबोटिक इनिशियली आया था, सो अबाउट आई बीन यूजिंग इट सिंस 2018-19 अभी, सो तब से बात हुई थी, तब द कॉस्ट वाज अराउंड 1.5 to 2 lakhs पर सर्जन एक्स्ट्रा। जो कॉस्ट जो आपका रेगुलर कॉस्ट है एक सर्जरी का, लैप्रोस्कोपी कर रहे हो, उसके ऊपर 1.5 to 2 lakhs तक की कॉस्ट आ जाती थी बेस्ड ऑन हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स यू यूज़, ऐसे कुछ। बट अब द कॉस्ट हैज़ कम नियरली हाफ से भी कम हो गया है।
सो दैट इज़ वाई द बेनिफिट डेफिनेटली इज़ कमिंग ऑन. टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्लस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ एफिशिएंसी, इसकी वजह से कॉस्ट भी कम हुआ है. तो ये सारा जो बेनिफिट है डेफिनेटली गोज़ टू द पेशेंट. तो दैट वे राउंड विद अ बेटर टेक्नोलॉजी जब आपका ये यूज़ हो जाता है कॉमन यूज़ में, तो वो बेनिफिट भी डेफिनेटली पेशेंट को आता है. और जैसे जैसे टाइम आगे चलता जाएगा उसका भी कॉस्ट कम रहे के एक बेस बन जाएगा जो आपके लिए इवन द इंश्योरेंस पीपल अफोर्डिंग ना, ऐसा ही नहीं कि इट्स फार अवे फ्रॉम द अफोर्डेबिलिटी. ऐसा नहीं है कि कोई रिच आदमी ही इसको अफोर्ड कर सकता है. अ कॉमन मैन कैन ऑल्सो अफोर्ड. एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है. दैट इज़ हाउ इट इज़. मोर इम्पॉर्टेंटली जब व्हेन वी हैव लाइक वी आर अ हाई वॉल्यूम सेंटर, तो जब हम लोग बहुत हाई वॉल्यूम में करते हैं तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ हाई वॉल्यूम में होती है ना, द कॉस्ट एक्चुअली गोज डाउन. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. डॉक्टर अमित, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसी सर्जरीज भी हैं जहाँ पर हमें रोबोटिक्स या रोबोट्स का हेल्प नहीं लेना चाहिए? कुछ इसके अगर हम उस साइड की बात करना चाहें तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? चलो मैं आपके सवाल को ना थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ. क्या सारी सर्जरीज रोबोटिकली कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली. क्या सारी सर्जरीज रोबोटिकली करना वर्थवाइल है? नो. देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिसमें कि रोबोटिक सर्जरी करने के एक्चुअली नुकसान होते हैं. जैसे अगर कोई पेशेंट जब भी अब मैं अगर प्रोस्टेट सर्जरी की बात करता हूँ तो हम लोग एक देखो, प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट रिलेटेड डिजीज़ थोड़ा सा एक सर्टेन एज पे जा करके होती है, थोड़ी सीनियर एज में होती है, ठीक है. तो उसमें जो है योर हार्ट, योर लंग्स, योर आइज़ आर नॉट वर्किंग दैट वेल. तो हम लोग जो है हमेशा क्या करते हैं, जब भी इस तरीके की सर्जरीज होती हैं उससे पहले भी ऑलवेज आस्क हमारे एनेस्थेटिस्ट को कि आप पेशेंट को चेक करो कि पेशेंट जो है ये इस पर्टिकुलर सर्जरी टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं. ठीक है. नंबर एक, आई पर्सनली आस्क माई कार्डियोलॉजिस्ट एंड माई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, द आई डॉक्टर, कि आप जो है उसका लंग्स का, हार्ट का स्टेटस चेक करो, आईज़ का स्टेटस चेक करो कि अगर मैं रोबोटिकली ये प्रोसीजर करता हूँ तो ये सारे ऑर्गन्स पे जो है लोड कैसा आएगा. ठीक है. अगर वो कहते हैं कि प्रोसीजर रिस्की है, आई एक्टिवली आस्क द पेशेंट कि आप ये प्रोसीजर मत कराओ. इन दैट केस वी ऑलवेज ऑफर द पेशेंट टू अंडरगो ओपन सर्जरी एंड नॉट द रोबोटिक सर्जरी. तो देयर आर सर्टेन, इट इज़ नॉट कि कौन सी सर्जरी आप रोबोट से नहीं कर सकते, रोबोट से आप सब कर सकते हो. देयर आर सर्टेन पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि रोबोटिक सर्जरी करके नुकसान हो सकता है. तो इसलिए सारे पेशेंट्स को हम ब्लाइंडली रोबोटिक सर्जरी नहीं ऑफर करते हैं. हमेशा पेशेंट की इवैल्यूएशन पहले करते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली इसको करने से नुकसान तो नहीं होगा. अगर उस इवैल्यूएशन में वो कहते हैं कि नहीं, इस प्रोसीजर से रिस्क एक्चुअली ज़्यादा है एंड ओपन सर्जरी वुड बी सेफर. मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं सर्जन हूँ, ठीक है. हार्ट का मुझे इतने अच्छे से नहीं पता, आइज़ का मुझे उतने अच्छे से नहीं पता, ठीक है. पढ़ाई सबने करी है, लेकिन पढ़ाई सब लोगों ने जो है 20-25 साल पहले करी है, किसको इतना याद रहता है. तो हार्ट के डॉक्टर के पास मैं भेजता हूँ, वो देखेगा. आइज़ का डॉक्टर देखेगा, एनेस्थीसिया वाले वो अपना काम अच्छा जानते हैं. जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, टीम वर्क, दिस इज़ टीम वर्क, क्योंकि उनको अपनी पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छे से पता है, मेरे से कई गुना ज़्यादा अच्छा पता है. अगर वो बोल देते हैं कि नहीं सर ये प्रोसीजर रिस्की है, देन वी एक्टिवली आस्क द पेशेंट कि ये चीज़ आप नहीं कराओ. ये इसलिए भी होता है ताकि अगर कोई पेशेंट अगर सेकेंड ओपिनियन लेना चाहता है तो अगर वो दूसरे सेंटर पे जाता भी है तो उसको पहले से क्लैरिटी रहती है माइंड में कि मेरे को पहले ऐसे ऐसे चीज़ें बता रखी है. ठीक है. आजकल सेकेंड ओपिनियन का ज़माना है, आप भी पहली दुकान से सामान कभी नहीं खरीदते हो. ठीक है. तो एटलीस्ट अगर मेरे से अगर उसको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रखी है और दूसरी तरफ वो जाता है तो दैट ही इज़ नाउ गोइंग इन ए मच मोर इन्फॉर्म्ड स्टेट. वो अपने बारे में, अपनी बीमारी और अपनी जनरल कंडीशन के बारे में ज़्यादा अच्छा जानता है. तो कम चांसेस हैं कि वहाँ जाकर के जो है चीज़ें मिस होंगी या कोई चीज़ उससे छुपा ली जाएगी. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छे से पता है. अगर किसी ने सामने से नहीं भी बताया तो वो पढ़ के वो खुद से उठ के पूछ सकता है कि सर ये इस चीज़ का रिस्क तो नहीं है, या इस बीमारी का रिस्क तो नहीं है, इस कॉम्प्लिकेशन का रिस्क तो नहीं है. पेशेंट पूछ सकता है. तो देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिसमें हम नहीं करते रोबोटिक सर्जरी. उन दोज पेशेंट्स वी ऑलवेज डू ओपन प्रोसीजर. ठीक है. क्योंकि उसमें हम लैब भी नहीं कर सकते फ्रेंकली. और while in most of the patients जो है we are able to do these robotic surgeries very well. We have a very good cardiology and anesthesiology department at our center, so we are able to do most of the complex surgeries. But yes, we do find patients जिनके लिए doing robotic surgery will cause more harm than good, so we actively advise the patient against the robotic surgery. ये आपने बहुत सही और इम्पोर्टेंट बात बताई. डॉक्टर हेमंत, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ भी हैं
और क्या कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे पेशेंट्स जो हैं इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि हर जगह पे तो ये उपलब्ध नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताइए। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि रोबोट ऐसे ऐसे टायर 2 टायर 3 प्लेसेस में हैं जहाँ पे पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि मेडिकल फैसिलिटी होगी। अच्छा। सो इंटरनेट, नॉलेज, एवरीथिंग। देखिए आज कोई भी हो, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ नॉर्मल लेमैन, अपने घर बैठे इंटरनेट मोबाइल के ज़रिए दुनिया में क्या हो रहा है देख सकता है। तो ऐसा कभी नहीं है कि वो किसी चीज़ के बारे में जानता नहीं हो। अगर वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो उसको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, या कहीं पे भी आप वो गूगल करे तो उसके बारे में उसको सब पता चल जाता है। एंड एट द सेम टाइम जब पेशेंट्स को नॉलेज हो, ये एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ एफोर्डेबिलिटी। आजकल इंडिया इज़ डूइंग रियली वेल। एफोर्डेबिलिटी, लोगों का इनकम ये वो सब बढ़ गया है। इंश्योरेंस वालों ने अभी देना शुरू किया है रोबोटिक सर्जरीज़ के लिए। तो एक बंदा, अगर एक कॉमन मैन अगर चाहता है कि मेरी रोबोट से सर्जरी हो, क्यों नहीं, राइट। तो एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको कहा, टेक्नोलॉजी जैसे बेटर होता गया है, कॉस्ट कम होता गया है, एफोर्डेबिलिटी बेटर होती जा रही है, इवन इक्विपमेंट कॉस्ट हैज़ ऑल्सो कम डाउन। अब आजकल वी हैव रोबोट्स विच आर मेड इन इंडिया, यूनिक, दैट इज़ एक्सेलेंट। एंड उसकी वजह से वी हैव बीन एबल टू कट कॉस्ट एंड इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। एंड दिस कैन रीच एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे ये पहुँच नहीं सकता। एंड इफ़ दे कैन गेट दैट हैपन, दैट इज़ गुड। इवन देन जो सर्जिकल स्किल्स हैं, जो सर्जन्स अभी जान रहे हैं, आजकल हर जगह सीख के अपनी अपनी जगह वापस जाते हैं, सीखने का मौका ज़्यादा हुआ है। सो कोई भी ये सर्जन अपने सेंटर में रेप्लिकेट कर सकता है। इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो आजकल आपको मिल नहीं रहा हो। तो डेफिनेटली छोटे छोटे शहर में भी रोबोटिक होने लगे हैं एंड टू अ गुड रिजल्ट। एंड अभी गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कई सारों में आ गया है, एम्स में है, कई सारे ऐसे सेंटर्स में आ गया है जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी चल रही है। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया इज़ मूविंग फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे शहरों में भी ये सर्जरीज होंगे और अच्छे खासे होंगे। सो मैं इस पॉडकास्ट का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आई एम श्योर क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ में बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं। तो कोई ऐसे कॉमन मिथ्स जो आप डीबंक करना चाहते हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में, तो प्लीज़ बताइए। देखो, 2 कॉमन मिथ्स जो मैंने देखे हैं, सुने हैं। एक तो पहले कि ऑपरेशन जो है रोबोट करता है, सर्जन नहीं करता। ठीक है, ये बकवास है। तो बेसिकली रोबोट एक इंस्ट्रूमेंट है, ग्लोरीफाइड इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नोकिया 3310 था तो आपका जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट है वो iPhone 16 है। दैट्स इट। जो मैटर करता है वो है कि उसको ऑपरेट करने वाला बंदा। ठीक है, तो ऑपरेट इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ ए मोर रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स। यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और आपके पेशेंट को आप बेनिफिट पहुंचा सकते हो। आप ज़्यादा वॉल्यूम में जो है ऑपरेट कर सकते हो बिना थके। तो इससे भी आपके चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं। बट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जिसको कि एक सर्जन चाहिए कंट्रोल करने के लिए। सो आपकी रोबोटिक सर्जरी कितनी सक्सेसफुल होगी ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने रोबोट से कराई या लैब से कराई। ये डिपेंड करेगा कि आपका सर्जन कितना ज़्यादा क्वालिफाइड है, कितना ज़्यादा स्किल्ड है। और दूसरा जो रोबोटिक सर्जरी को लेकर के मिथ है वो ये है कि आप, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी क्लैरिफाई किया था, कि सारे पेशेंट्स में जो है रोबोटिक सर्जरी हम कर सकते हैं। जो कुछ एक प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि रोबोट का कोई डेफिनेट एडवांटेज नहीं है। ठीक है, जैसे सिंपल किडनी ऑपरेशंस होते हैं या, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोई रोबोट का एडवांटेज नहीं है। वहाँ पे हम पेशेंट्स को ऑफ़र ज़रूर करते हैं ताकि सामने से पेशेंट को ये नहीं लगे कि हमने कोई ऑप्शन छुपा लिया उनसे। बट डेफिनेटली उनको मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आपके कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे होते हैं कि आपके में ना रोबोट और लैब में कोई, रोबोटिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। देखो, कोविड, ये एक चीज़ आप भी एक्नॉलेज करोगे, सर भी एक्नॉलेज करेंगे, मैं भी करूँगा कि कोविड के बाद जो है लोगों की अपनी हेल्थ को लेकर के प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। उनको समझ आ गया कि आप कितना ही पैसा कमा लो, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो ये सारा का सारा एक दिन अचानक से जो है धरा का धरा रह जाएगा। उसी के बाद से मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की जो है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को लेकर के भी जो है प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हैं। सो नाउ दे वांट कि हमारे को जो भी बेस्ट ऑप्शन चाहिए,
ठीक है। इनफैक्ट हमारे पास जो सिंपल जो प्रोस्टेट सर्जरीज होती हैं उसके लिए भी पेशेंट अब सामने से बोलते हैं कि नहीं सर हमें तो रोबोट से कराना है। गूगल और यूट्यूब का ज़माना है, लोग पढ़ लेते हैं उसमें। तो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट भी हैं। हाँ, तो उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा हमें बताना पड़ता है कि नहीं आपके लिए रोबोट का कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि अब रोबोट को लेकर के ये जैसे मैंने आईफोन वाला एग्जांपल दिया था, तो नॉट नेसेसरली कि आईफोन जो है आपका आईफोन 14 से ज़्यादा अच्छा है मोड़ घुमा फिरा के सीन है। तो काफ़ी ज़्यादा मिथ ये भी होती है कि रोबोट हम सब चीज़ों में कर सकते हैं। रोबोट का कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें रोबोट नहीं कर सकते फ्रेंकली फॉर हेल्थ कंसर्न, और कुछ पेशेंट्स में रोबोट जो है करके एडिशनल फ़ायदा नहीं है। So robot surgery is meant for few selected patients, and it is our role as qualified surgeons and physicians to really have एक प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन हो जहाँ पे कि हम मैच कर सकें, अच्छा आपके केस में रोबोट का फ़ायदा है और आपको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज जो है रोबोट का मिसयूज़ इज़ समथिंग दैट वी रियली वरी अबाउट, कि आप छोटे छोटे गलत चीज़ों के लिए आप शुरू कर दो, कर तो आप सभी कुछ सर्च कर सकते हो, बट फ़ायदा नहीं होगा बेसिकली ना। अगर एक नॉर्मल एज रिलेटेड प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट है, छोटा प्रोस्टेट है, मैं उसके लिए बोलूँ कि नहीं सर आपको रोबोट से कोई फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, दैट इज़ लाई, नहीं होता है फ़ायदा। ठीक है, उसके लिए जो ओल्ड कन्वेंशनल लेज़र सर्जरी है या इलेक्ट्रिकल सर्जरीज होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये भी लेकर के थोड़ा सा एक दूसरी साइड पर मिथ है कि रोबोट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एवरी सर्जरी, ऐसा नहीं है। 2 myths आई लाइक। एक ये मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी करने के लिए यू हैव टू गो आउट ऑफ इंडिया। आपको यूएस जाना पड़ेगा, यूके जाना पड़ेगा, ताइवान जाना पड़ेगा, सिंगापुर जाना पड़ेगा। आंसर इज़ नो। इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड सर्जन्स हैं जो बहुत आगे का काम कर रहे हैं, जो बाकी कहीं हो नहीं रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। सेकेंड, जो इक्विपमेंट आप बात कर रहे हो यूएस में है, यूके में है, ताइवान में है, वो आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल है। हमारा खुद का इंडिजिनस सिस्टम भी है। सेकेंड चीज़ जो कॉमन मिथ है कि ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये अमीरों की है, बड़े लोगों की है, उसका भी आंसर इज़ नो। आजकल आज के डेट में एक कॉमन मैन भी ये सर्जरी अपनी बेनिफिट के लिए ले सकता है। इट इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम हिज रीच, यानी उसके हाथ से ज़्यादा दूर नहीं है। सही डायरेक्शन से, सही गाइडेंस से ही कैन गेट देयर, ही कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। जस्ट से कि पहले उसके बारे में जान लीजिएगा, आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, आपके मन में जो भी डाउट है उसके बारे में उसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा, वेदर इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल और नॉट, एंड देन यू गो हेड विद इट। थैंक यू। सो डॉक्टर अमित, आप मुझे एक बात बताइए कि जो यंगर जनरेशन है या जेनजीज हैं या और जो नए लोग हैं, उनके लिए रोबोटिक सर्जरी कितनी बेनिफिशियल है और क्या कोई स्पेशल अगर एडवांटेजेस हैं उनके लिए, तो मुझे आप प्लीज़ उनके बारे में बताइए। जिनमें देखो आजकल ना यू कैन नॉट पुट अ नंबर टू एज। आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी एज पे जाके आदमी ओल्ड हो जाता है। ठीक है, 93 94 पे भी मेरे दादू जो है वो यंग ही थे। करेक्ट। तो अगर आप इस तरीके से पूछो कि रिकवरी वाइज या कॉस्मेसिस वाइज, क्योंकि पुरानी सर्जरी में, ओल्ड सर्जरीज़ में जो है, ओपन सर्जरीज़ में बड़ा चीरा लगता था, डेफिनेटली एक निशान रह जाता था, चीरे का निशान रहता था, उसके ऊपर टाँकों का भी निशान रहता था। वैसा यूजली रोबोटिक सर्जरीज़ में नहीं होता, क्योंकि 8 mm के और इतने छोटे छोटे की होते हैं, मतलब आपका बॉल पॉइंट पेन जितना चौड़ा होता है ना, बस उतने उतने से होल होते हैं आपके। तो इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ स्लिट लाइक थिंग, और हमारी यूजुअली ब्राउन स्किन होती है तो वो छुप जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, और उन चीरों को लगाया भी इसी स्टाइल में जाता है ताकि वो स्किन फोल्ड्स में छुप जाते हैं। तो हमारे पेशेंट जो हैं वो अगर स्विम वियर पहनना चाहते हैं सर्जरी के बाद, तो वो पहन के निकल सकते हैं, उनका चीरा दिखाई नहीं देगा। अच्छा। हाँ, वो छुप जाता है उसमें। ठीक है, दिस गोज़ फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ ऑफ एनी एज। तो एक इसका एडवांटेज जो है, अगर आप यंगर जनरेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप बोलते हो तो ये डेफिनेट एडवांटेज है। बाकी फास्ट रिकवरी और गेटिंग बैक टू योर ओल्ड लाइफ, इंजॉइंग एवरीथिंग जो आप सर्जरी से पहले करते थे, अपना सारा वही रूटीन फॉलो करना, वो तो एक डेफिनेट एडवांटेज है ही है कि आप 2-3 दिन बाद से जो है आप अपना सारा काम कर सकते हो, आप अपना ऑफिस जा सकते हो और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हो। महीने के एंड पे आप जिम जाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेफिनेट एडवांटेज जो है रहती हैं, जो कि यूजुअली जेन जी पॉपुलेशन या जैसे हमारी मिलेनियल पॉपुलेशन कह सकते हो कि उनका रहता है, बिकॉज वी आर मोस्टली वर्कोहॉलिक, और हमें ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के पास या अपने काम पे हम लोग वापस जाएं जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज होता है। बड़ा चीरा लगेगा, मसल कट होगी, पैथोलॉजिकल हीलिंग 3 महीने ले जाएगी। डॉक्टर्स तो हम लोग कह देंगे कि जी 3 घंटे का ऑपरेशन है, 4 घंटे का ऑपरेशन है, आपकी रिकवरी 2 महीना ले गई ऑपरेशन के बाद, तो वो 3 घंटे का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रह जाता है। यहाँ पे डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी उस टाइम को जो है बहुत सिग्निफिकेंटली कट शॉर्ट कर देती है।
तो आप 2 दिन 3 दिन के बाद ही अपना सारा काम आप शुरू करो. सो फ्रॉम आवर साइड आप सारा काम करो, ठीक है, अनटिल अनलेस यू फील कि नहीं आपको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है. हम सारे पेशेंट्स को कहते हैं आप सब काम शुरू कर सकते हो. डॉक्टर हेमंत, जैसे कि रोबोटिक्स या रोबोटिक सर्जरी जो है ये एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की. अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आजकल हर चीज़ में जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत अच्छा खासा योगदान है. तो क्या रोबोटिक सर्जरी में भी एआई का योगदान है? आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए. इट्स वेरी ट्रू क्वेश्चन कि मेरा जो बिलीफ है कि 2 सेंचुरीज पहले जो इन्वेंशन हुआ था इलेक्ट्रिसिटी, दैट वाज अ चेंजिंग थिंग. इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी चीज़ें बदल गई, ह्यूमन इंटरफियरेंस बदल गया, बहुत सारी इक्विपमेंट्स आ गए एंड इट मूव फॉरवर्ड. पिछले जनरेशन या पिछले सेंचुरी की बात करें, इंटरनेट मेड द वर्ल्ड ए स्मॉलर स्पेस. यानी आप एक कोने से दूसरे कोने को आप देख सकते थे एक ही जगह बैठ के. सो इट हैज़ चेंज द टेक्नोलॉजी टोटल. एंड दिस सेंचुरी इट इज़ नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप जिस चीज़ की भी बात करो, आप अपने फ़ोन के बारे में बात करो, आपकी कार के बारे में बात करो, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. बट एज लॉन्ग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ कंट्रोल्ड बाई मैन एंड नॉट वाइस वर्सा. यानी अगर आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन को नहीं कंट्रोल कर रहा है, इट इज़ गुड. तो हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वी कैन हैव लॉट ऑफ एडवांटेज बेनिफिशियल टू अस. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रोबोटिक्स की बात करें, जैसे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे साइड बाय साइड एक स्क्रीन होता है जहाँ पे हम जो रेडियोलॉजिकल इमेजेस हैं, जो हमने सीटी स्कैन किया है या एमआरआई स्कैन किया है, उसके पिक्चर्स लगाते हैं. सो अगर हम जिस फील्ड पे हम ऑपरेट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली वो रेडियोलॉजी में कंपेयर करेगा. अगर हम उस फील्ड से कहीं और भटक रहे हैं या कहीं और अप्रोच कर रहे हैं तो हमें वो वार्निंग दे सकता है. इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ वर्किंग देयर, सेइंग कि आप यू आर मूविंग आउट ऑफ योर बाउंड्री. वो हम डिसाइड करेंगे कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या जानबूझ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बट द इक्विपमेंट या और द मशीन कैन टेल अस. सो वो एक एडवांटेज जो आपको मिलता है, दैट इज़ रियली गुड. एंड सेकेंड चीज़ क्या करता है, जैसे हम जैसे कहीं ब्लीडिंग हो रहा हो तो ब्लीडिंग रोकने के लिए वी यूज़ इक्विपमेंट्स जो हमारे हाथ में, जो वहाँ पे जैसे हम हार्मोनिक बोले या लगाशुअर बोले, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं. वो जब इक्विपमेंट टिश्यू को हैंडल करता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि ये टिश्यू इतने थिकनेस का है और इस टिश्यू में हमें इतना ही एनर्जी यानी करंट या जो भी हमें देना है वो उतना ही देना है जिससे वो ब्लीडिंग रुक जाए. सो यू आर टॉकिंग ऑफ प्रिसिशन. अब ऐसा नहीं है कि पूरे चीज़ को जला डाला या कुछ. सो वो एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का रोल है और दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड. हमें उसे एक्सेप्ट करके ही उसके अपने फ़ायदे के लिए या बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए. सो दैट बेनिफिट कैन बी रिफ्लेक्टेड ऑन टू द पेशेंट्स. दैट्स हाउ इट गोज़. In fact, I'll add to that. I think that it was somewhere around 1 या 2 साल पहले की बात है. सो करेंटली इन US वो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स पे वर्क कर रहे हैं. अगर मैं जैसे किडनी कैंसर की बात करूँ, मैंने थोड़ी देर बोला था कि कैसे हम ट्यूमर निकाल देते हैं और किडनी बचा लेते हैं. इसी में और प्रिसीजन, जैसे सर ने प्रिसीजन की बात की, तो उसी में और प्रिसीजन लाने के लिए आप पेशेंट का जो MRI है उसे, या पेशेंट का जो CT है उसे, और जो रोबोटिकली हमें अंदर किडनी दिखाई दे रही है, तो AI मॉडल जो है दोनों को सुपर इम्पोज करके एक 3D मॉडल बनाता है जिसमें वो दिखा देता है कि ये ट्यूमर येलो कलर का है, नॉर्मल किडनी रेड कलर की है, और उस इमेज को जिस गॉगल के थ्रू हम देख रहे हैं, उस इमेज को वो नॉर्मल किडनी के ऊपर सुपर इम्पोज कर देता है. तो ये जैसे बच्चों के लिए होता है ना, कलर कोडिंग सिखाते हैं, तो वो हमारे जॉब को आसान कर देता है कि येलो और रेड के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है तो आपको यहाँ पे कट करना है. तो अगर आप यहाँ कट करोगे तो इससे आप ट्यूमर निकाल दोगे. और हाँ, दिस इज जस्ट ये प्रिसीजन बढ़ाने के लिए है कि आपसे कुछ भी ट्यूमर पीछे छूटे नहीं. तो वो इतना कॉन्ट्रास्ट करता है. सी बॉडी के अंदर तो सब चीज़ लाल दिखाई देगी, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके के अभी ये मेन स्ट्रीम में नहीं है अभी. इट इज़ स्टिल इन्वेस्टिगेशनल. बट द आइडिया बिहाइंड जो उन्होंने प्रोटोटाइप बनाए हैं उनका ये है कि जो सर्जन को दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक 3D मॉडल जो है वो सुपर इम्पोज हो जाता है जो सर्जन को दिखाई दे रहा है. और वो जो है येलो और रेड का जो डिफरेंस है या जो भी कलर डिफरेंशिएशन उन्होंने दिया हुआ है उसके बीच में ही सर्जन काटेगा. सो दैट वे जो है सिर्फ ट्यूमर पूरा निकल आएगा एंड सारा निकल आएगा और किडनी जो है इस तरीके से बचा ली जाएगी ताकि अकरेंस नहीं होगी, जो ताकि कटिंग जो है बहुत प्रिसीजन हो, उसमें ट्यूमर छूटे नहीं. तो AI मॉडल जो है इस तरीके से भी काम कर रहे हैं. तो हाँ, डेफिनेटली AI का ज़माना है, AI अभी और एडवांस होगा, बट इट विल ऑलवेज स्टे
one step behind the man, because it is always the man behind the machine. थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों ने आज बहुत सारी बातें हमें बताई कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है, किन किन जगहों पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। आपने मिथ्स भी डीबंक किए, तो थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप फिट रहें, हेल्दी रहें, हम यही कामना करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू।